हेलो फ्रेंड, इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं यूनिट 2 सीवेज करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सीवेज की क्या करेक्टरिस्टिक होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे। 20 मार्क्स से इस चैप्टर से आएगा, ध्यान रखना इस बात को। क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, क्वेश्चन भी मैं सिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन करना है और क्या क्या टाइप हो सकते हैं क्वेश्चन के। तो सबसे पहले ये चीज़ कि सीवेज करेक्टरिस्टिक्स है क्या, इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमें पढ़ना है। सीवेज जो करेक्टरिस्टिक में 3 प्रकार की प्रॉपर्टी पढ़ना है, ध्यान रखना। फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या है, केमिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या है, बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या है। जैसे देखो होता क्या है कि कोई भी सीवेज है, अब उसको आपको निपटान करना है। निपटान का मतलब ये होता है कि उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, जब भी उसको किसी रिवर में छोड़ोगे तो उसके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो मटेरियल होते हैं वो डिकम्पोज होंगे। इसका मतलब है कि उसके निपटान के लिए हमें फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स पढ़ना पड़ेगा, केमिकल करेक्टरिस्टिक्स पढ़ना पड़ेगा और बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स पढ़ना पड़ेगा। इन सारी चीज़ें जानना पड़ेगा, तभी तो आप कह सकते हो कि हाँ सीवेज ट्रीटमेंट हमारा कम्प्लीटली हो गया और हम इसको रिवर में छोड़ सकते हैं। ठीक, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेस्ट वाटर, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि इनमें से एक कैटेगरी आपको दे देगा, कहेगा व्हाट इज़ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, लिखिए सारी प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, तो दो नंबर में या 10 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेस्ट वाटर में सबसे पहले हमें टेम्परेचर पढ़ना है। ठीक है, टेम्परेचर टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर अफेक्ट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सीवेज। भाई टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है सीवेज में, सीवेज के ट्रीटमेंट में। ठीक है, कैसे, टेम्परेचर इंक्रीज देन सीवेज विस्कासिटी डिक्रीज। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सीवेज की विस्कासिटी डिक्रीज हो जाएगी। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सीवेज इन इंडिया 20 to 32 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर का इसलिए रोल है, अगर ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, जैसे मान लिया सीवेज का टेम्परेचर ज़्यादा है और रिवर में फ्लो हो रहे वाटर का टेम्परेचर कम है, तो इससे क्या होगा, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स या फिर एल्गी वगैरह पड़े रहते हैं जो कि क्या करते हैं कि सीवेज के इन ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कराने के लिए क्या उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन में कमी आ जाती है या ऑक्सीजन में बढ़ोतरी हो जाती है। तो ये सब डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ सीवर पर। ठीक है, तो सीवेज का टेम्परेचर हमारे भारत में जो वैरी करता है 20 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में वैरी करता है। जनरली वैसे भारत में 32 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन 20 से 32 के बीच में माना जाता है। ठीक, तो ये हो गया टेम्परेचर। कलर देखो, फ्रेश सीवेज कलर इज़ लाइटली ग्रे कलर। अब लाइटली ग्रे, फ्रेश सीवेज का क्या मतलब है, फ्रेश सीवेज का मतलब ये हो गया कि स्टार्टिंग में जो घरों से सीवेज निकलता है उसकी बात हो रही है। हालांकि 3-4 घंटे के बाद वो जो घर से सीवेज निकलता है वो फ्रेश नहीं रहता है, वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन डिकम्पोज होने के पहले पहले वो मेन सीवर लाइन पे पहुंच जाता है। ठीक, इस बात को ध्यान रखना। तो कलर में क्या है, फ्रेश सीवेज कलर इज लाइटली ग्रे कलर, बट 3 से 5 आवर्स बिकम सीवेज कलर इज डार्क ग्रे और ब्लैक कलर हो जाता है। हमने बताया ना कि 3 से 5 घंटे के बाद डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है, इससे उसका कलर क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो ये कलर हो गया, कलर के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, तो टेम्परेचर आपने बता दिया, कलर आपने बता दिया, बेसिक बेसिक जानकारी लिखना है, 3-4 पॉइंट 5 पॉइंट लिख देना है। ठीक है, उतना सफिशियंट है अगर फिजिकल प्रॉपर्टी आती है तब। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है गंध। तो देखो गंध में क्या होता है, फ्रेश सीवेज आर ऑर्डर लेस। जो फ्रेश सीवेज घर से निकलता है वो गंध लेस होता है, लेकिन जैसे ही अगर उसमें डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गया 3 से 4 घंटे के बाद वो सड़ने लगा, तो होता क्या है, सीधी सी बात, उसमें बदबू आएगी। बट आफ्टर सम टाइम ऑल ऑक्सीजन प्रेजेंट इन सीवेज देन टॉक्सिस, मतलब कि जो ऑक्सीजन होता है वो टॉक्सिस में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत प्रकार की गैसें उसमें निकलने लगती हैं, CH4 हो गया, मेथेन वगैरह हो गया, है ना, NH, यानी कि गैसों का क्या हो जाता है, उसमें से निकलना शुरू हो जाता है। कब, जब कुछ टाइम बीतता है। तो ये आर्डर में ये चीज़ लिख देना है आपको। और कुछ पॉइंट लिख सकते हो, मैंने छोटा छोटा इसलिए लिखा है ताकि सारे पॉइंट्स कवर हो जाएं। अब जितने पॉइंट्स दिखाओगे उतना ही बेहतर रहेगा। तो आर्डर भी हो गया। टर्बिडिटी, टर्बिडिटी का मतलब होता है हिंदी में गंदलापन एक तरह से। टर्बिडिटी प्रेजेंट इन सीवेज फॉर टोटल सॉलिड, टर्बिडिटी टोटल सॉलिड के रूप में प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेपर हो गया, फ्रूट्स हो गया, सब्जियों के छिलके वगैरह हो गए, ये सबसे क्या होता है, टर्बिडिटी बढ़ जाती है सीवेज की। सीवेज की टर्बिडिटी बढ़ जाएगी तो उसको डिकम्पोज करने में आपको ज़्यादा ऑक्सीजन देना पड़ेगा। ज़्यादा ऑक्सीजन देना पड़ेगा, इसका मतलब है कि क्या होगा, उसमें टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा। ग्रीस, सोप्स, इस सब की वजह से क्या टर्बिडिटी आ जाते हैं। इट इज़ मेजर्ड बाई टर्बिडिटी राड अथवा टर्बिडिटी मीटर।
किससे मेजरमेंट किया जाता है? टर्बिडिटी का टर्बिडिटी रॉड अथवा टर्बिडिटी मीटर के द्वारा मेजरमेंट किया जाता है। अब इसकी परमिसिबल वैल्यू, परमिसिबल लिमिट क्या होती है, इसको ध्यान रखना। ये जितना फिजिकल प्रॉपर्टी हमने बताया, कितने पॉइंट हमने बताया, देखो टेम्परेचर बताया, कलर बताया, ऑर्डर बताया, टर्बिडिटी बताया, ये जो 4-5 पॉइंट हमने बताया ये वाटर ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है, उसकी परमिसिबल लिमिट अलग अलग है, ठीक है। तो ये सीवेज ट्रीटमेंट में इतना लिख दोगे सफिशिएंट है आपका, ठीक, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सीवेज ट्रीटमेंट। अब पढ़ते हैं फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स। ये फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? केमिकल करेक्टरिस्टिक्स में हमें क्या करना होता है, इसमें भी बहुत सारी करेक्टर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कंफर्म है इस बार आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। ये मेरा पर्सनली मानना है कि इस सेमेस्टर के एग्जाम में ये आएगा कि व्हाट इज केमिकल करेक्टरिस्टिक्स, राइट इन डिटेल। पीएच वैल्यू, सबसे पहले पीएच वैल्यू, पीएच का फार्मूला आप लोग जानते ही है, वाटर ट्रीटमेंट में जो पढ़ते हैं वही वाला है। इफ़ पीएच वैल्यू इज लेस देन 7, अगर आपकी पीएच वैल्यू क्या है, 7 से कम है, तो क्या होगा, द बेस्ट वाटर इज एसिडिक नेचर, यानी कि अगर पीएच 7 से कम है तो जो बेस्ट वाटर आपका जाएगा सीवेज में उसे क्या बोलोगे आप, एसिडिक नेचर का है। अगर पीएच वैल्यू 7 से अधिक हो जाए तो जो बेस्ट वाटर होगा वो एल्कलाइन नेचर का है। इसका मतलब हमें अगर नेचर पता चल जाए पीएच चेक करने से कि ये जो वेस्ट वाटर है ये किस नेचर का है, तो उसी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसीलिए पीएच वैल्यू पता करना बहुत ज़रूरी होता है। पीएच वैल्यू ऑफ रा सीवेज, जो रा सीवेज स्टार्टिंग में निकलता है उसका जो पीएच होता है 5.5 से 8। तो एक बात बताओ, कमेंट में हमें ये बताना कि 5.5 से 8 पीएच है तो ये किस में नेचर में जाएगा, एसिडिक नेचर में जाएगा कि एल्कलाइन नेचर में जाएगा, ठीक है, इसको कमेंट करके आपको बताना है आंसर, ठीक। डिजॉल्व गैसेस, दूसरा है डिजॉल्व गैसेस, यानी कि जो भी सीवेज जाता है उसमें कुछ गैसें इंक्लूडेड होती हैं, कुछ समय के बाद उसमें गैसें और बन जाती हैं। तो सबसे पहले CH4 हो गया अपने पास, CO2 हो गया, H2S हो गया, NH3 हो गया, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन हो जाए, यानी कि हमें इस प्रकार की गैसों से जो डिजॉल्व गैसेस होती हैं, प्रेजेंट होती हैं सीवेज में, इस प्रकार की गैसों को कैसे हटाना है या फिर इन गैसों का क्या रोल है सीवेज ट्रीटमेंट में, उसे जानेंगे। तो जो CH4, CO2, H2S, NH3, O2, नाइट्रेट इससे बनता है। तो ये प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन सीवेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस फॉर्म, यानी कि इनका रोल होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होता है सीवेज में, उसके कारण ऑक्सीजन कंज्यूम कितना हो गया उसका रोल रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन डिमांड कितनी है उसका रोल रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो 3 फॉर्म होते हैं, एक तो डिजॉल्व ऑक्सीजन, एक तो ऑक्सीजन कंज्यूम, एक तो ऑक्सीजन डिमांड। इसका मतलब ये हो गया, जैसे देखो समझो, एक ये हमारे पास सीवेज का सैंपल है, ये क्या है, सैंपल है, ठीक है। अब सीवेज सैंपल हमें पता चल गया, सीवेज सैंपल लाएंगे तो उसको चेक करेंगे कि इसमें DO कितनी वैल्यू है, DO डिजॉल्व ऑक्सीजन की। डिजॉल्व ऑक्सीजन की वैल्यू पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें मिला देंगे फ्रेश वाटर, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर मिला देंगे। तो फ्रेश वाटर इसमें ला के मिलाएंगे तो फ्रेश वाटर जो होगा इसमें DO की वैल्यू कितनी है ये हमें पता होगी। DO का मतलब है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना है फ्रेश वाटर में ये हमें पता होगा। अब इसको इसमें मिला देंगे तो इससे क्या होगा, अब फिर मिलाने के बाद ये सीवेज कुछ फ्रेश हो जाएगा, तो फ्रेश होने के बाद चेक किया जाएगा कि अब इसमें DO कितना बचा। तो चेक करने के बाद ये हमें पता चला कि ऑक्सीजन कंजम्पशंस कितने हुए और ऑक्सीजन की डिमांड कितनी थी। तो ये सारी चीज़ें पता करते हैं डिजॉल्व गैसेस में, ठीक है। आगे देखो बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है फैट, ऑयल एंड ग्रीसेस। भाई ये भी सीवर लाइन में बहुत ज़्यादा जाता है, घरों से साबुन हो गया और जो है जो शॉप वगैरह होती है, मान ले रिपेयर शॉप वगैरह होते हैं, वहाँ से ग्रीस वगैरह निकलता है, ये सब सारी चीज़ें कहाँ पे चली जाती हैं, लास्ट में सीवेज में ही तो चली जाती हैं। तो दीज आर ड्राइव्ड इन सीवेज फ्रॉम डिस्चार्जेस ऑफ एनिमल्स, वेजिटेबल्स मैटर्स, है ना, दिस मैटर्स टू प्रॉपर डिटेक्शन एंड रिमूवल, यानी कि हमें इनको प्रॉपर रिमूव करना चाहिए ताकि इनकी वजह से क्या हो, कहीं ऐसा ना हो कि गैसों के बीच में रिएक्शन क्रिएट हो जाए और वहाँ ब्लास्ट हो जाए। तो इसीलिए फैट, ऑयल और ग्रीस को अलग करने का प्रयास किया जाता है मेन सीवर में जाने के पहले, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रखना। डिजॉल्व ऑक्सीजन देखो क्या है, इट इज़ डिटरमाइंड बाय विंकलर मेथड, जो हम अभी पीछे चिल्ला रहे थे ना कि DO, तो DO को ज्ञात करने के लिए हम कौन सा विधि यूज करते हैं, विंकलर मेथड का यूज करते हैं।
इज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस के माध्यम से हम विंकलर मेथड के माध्यम से हम क्या निकाल लेते हैं, किसी भी डिस्टिल वाटर में कितना डीओ है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है उसमें। अब ऑक्सीजन की मात्रा क्यों निकालते हैं, क्योंकि जब भी उसमें आप सीवेज का ट्रीटमेंट करोगे तो हमें पता तो चलेगा कि सीवेज में जो मैटर पड़ा हुआ है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, उसे डिकम्पोज करने के लिए कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए हम डीओ की वैल्यू निकालते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू इंश्योर एट लीस्ट 4 ppm ऑफ डीओ इन ट्रीटेड सीवेज बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू रिवर स्ट्रीम। ये कह रहा है कि जब भी आप किसी भी सीवर को रिवर में छोड़ो तो रिवर में एट लीस्ट डीओ की वैल्यू कितना होना चाहिए, 4 ppm तो यार होना ही चाहिए। अगर 4 ppm नहीं रहेगा तो उसमें जो एल्गी और फिशेस वगैरह रहेंगी तो वो मर जाएंगी। इसका मतलब है कि जैसे रिवर में आप देखो होता क्या है कि किसी भी रिवर में जब सीवर को जानबूझ करके छोड़ दिया जाता है और फिर बाद में पता चलता है यार इसमें जितने जल जीव थे वो मर गए। अब क्यों मर गए, क्योंकि एक बात बताओ, हमें उनके जीवित रहने के लिए 4 ppm चाहिए ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ऑलरेडी उसमें कम था और उसमें ले जाके आप सीवर भी छोड़ दिए। तो सीवर भी जब छोड़ दिए तो जो ऑक्सीजन पड़ा था वो सीवर के ट्रीटमेंट में चला गया, अब बाकी उसमें जल जीव जो रहेंगे वो मर जाएंगे बेचारे। तो इसीलिए सारी चीज़ें चेक किया जाता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट है नाइट्रोजन कंटेंट। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन कंटेंट। प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन वेस्ट वाटर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अगर नाइट्रोजन कंटेंट है सीवर में, इसका मतलब समझ लेना कि ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट ज़्यादा है, तो उसको ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। एंड मे वी 4 फॉर्म्स, ये 4 फॉर्म में होते हैं क्या, नाइट्रोजन कंटेंट। तो पहला फॉर्म है फ्री अमोनिया। फ्री अमोनिया फॉर्म में होता है NH3H2O NH4OH, ये रिएक्शन हो गया इसका, ठीक है। तो फ्री अमोनिया की जो लिमिट होती है 0.15 ppm तक हो सकती है भाई। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन दूसरा फॉर्म हो गया, इसकी परमिसिबल लिमिट क्या है, 0.30 ppm है, ठीक है। नाइट्राइट, नाइट्राइट को NO2 माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, परमिसिबल लिमिट जो होती है 1 ppm होती है। ये अनस्टेबल फॉर्म में होता है, ठीक है। ये कैसा फॉर्म में होता है, अनस्टेबल फॉर्म में होता है। नाइट्रेट जो होता है NO3 माइनस, परमिसिबल लिमिट उसकी 45 ppm तक रख सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन कंटेंट में नाइट्रोजन कंटेंट के 4 फॉर्म हमने बता दिए, चारों फॉर्म को याद रखना, ठीक। अब है डिजॉल्व ऑक्सीजन। देखो डिजॉल्व ऑक्सीजन 2 बार हो गया यहाँ पे, डिजॉल्व ऑक्सीजन को मैंने यहाँ 2 बार लिख दिया है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे वही चीज़ें हमने लिखा है, कुछ अलग से नहीं लिखा है। एक चीज़ हमने यहाँ पे बढ़ा दिया है, इन समर सेचुरेशन डिजॉल्व ऑक्सीजन इज मिनिमम। जो भी समर सेचुरेशन होगी, समर टाइम में डिजॉल्व ऑक्सीजन की वैल्यू मिनिमम होती है। इन विंटर एट नाइट, विंटर के सीजन में नाइट के समय मैक्सिमम होती है सेचुरेटेड डिजॉल्व ऑक्सीजन। ध्यान रखना इस बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव की पॉइंट ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फाइंड आउट बाय विंकलर मेथड बाय यूजिंग ऑफ सोडियम थायोसल्फेट यूज इन टाइट्रेशन। यानी कि टाइट्रेशन के लिए क्या यूज करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। सोडियम थायोसल्फेट ले करके सैंपल मिला करके डिस्टिल वाटर के साथ टाइट्रेशन कराते हैं और विंकलर विधि के द्वारा निकाला जाता है क्या, डीओ की मात्रा निकाला जाता है, ठीक। तो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, जितने भी टाइप थे। आपने फिजिकल पढ़ लिया, आपने केमिकल पढ़ लिया। अब केमिकल में ही कुछ और टर्म्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे हमने क्या कहा, इंपॉर्टेंट टर्म यूज इन सीवेज। सबसे पहला COD क्या है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। COD का फुल फॉर्म क्या है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो परिभाषा डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज इज नोन एज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायर होती है वही तो क्या है भाई, वही COD है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। COD टेस्ट 2 से 3 आवर्स में इज कम्प्लीटेड बाई, यानी कि 2 से 3 घंटे में कंप्लीट किया जा सकता है COD के टेस्ट को, कंप्लीटेड बाई आयंस ऑफ K2Cr2O7 आयन। इस आयन का प्रयोग किया जाता है टाइट्रेशन के लिए, ठीक है। COD टेस्ट हो गया। ध्यान रखना BOD की जो वैल्यू होती है COD से कम होती है, ये हमने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक। अब इसके बाद देखो COD की डिफिनीशन 2 नंबर में पूछी जाती है कि व्हाट इज COD क्या है, तो बस इतना ही लिखना है आपको, फैक्ट चीज़ें लिखना है। और उसमें कहानी बना के बाबू 1 पेज अगर लिखे ना तो एक एग्जामिनर कहेगा आ भैया चूतिया बना रहा है, ये हमको गोल गोल घुमाया जा रहा है लेकिन कहाँ जाना है ये नहीं बता रहा है एग्जैक्ट। तो आपको फैक्ट चीज़ें लिखना है ना यार। वहाँ पे लड़के क्या करते हैं यार, लिखते लिखते जैसे थ्योरी है पूरा लगा 1 पेज है और जो कहना क्वेश्चन चाह रहा है उसको लास्ट में तुम लिख रहे हो,
याद तुमको लास्ट में आ रहा है। तो यार जो स्टार्टिंग से पूरी कहानी छाप डाले उसका क्या मतलब है? तो उसको पढ़ते पढ़ते एग्जामिनर सोचता है अरे साला चूतिया बनाया है तो काट दिया जाता है। फिर कहोगे कि यार हम लिखे तो एक पेज थे, इस क्वेश्चन में हमें एक का नंबर नहीं मिला, ये क्या कारण है? स्कूटनी डालते हैं, कहेंगे एक ट्यूब खराब है। तो यार फैक्ट चीज़ें लिखना है ना। मैं एक बात आपको बता देता हूँ, सीरियल से कभी भी पेपर को करो, सीरियल से करो और फैक्ट चीज़ें लिखो। भले आपकी कॉपी 10 पन्ने में ही पेपर कंप्लीट हो जाए, 15 पन्ने में ही कंप्लीट हो जाए, लेकिन फैक्ट चीज़ें लिखोगे, देखना फिर नंबर कैसे आता है, बिल्कुल आएगा। थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड अगला है। थ्योरेटिकल THOD से कहीं कहीं रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कहीं कहीं TOD से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज ए कंपाउंड टू इट्स फाइनल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स दैट इज कॉल्ड THOD। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, थ्योरी के माध्यम से ये कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी सीवेज के ट्रीटमेंट में कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। एक अप्रॉक्स डाटा, वो क्या कहलाता है? थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड कहता है। रिक्वायर्ड ऑक्सीडाइज ए कंपाउंड, यानी कि कुछ कंपाउंड्स का एनालिसिस करके ये बताया जाता है, ये पता लगाया जाता है कि कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब अगला टर्म एक सीख लो, BOD। हमने 2 टर्म बता दिए, COD बता दिया, हमने THOD बता दिया। अगला टर्म है BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या कहता है? द अमाउंट, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लिख के खूब प्रैक्टिस कर लेना। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सीवेज अंडर एरोबिक कंडीशन। अब एक नया टर्म आ गया, एरोबिक कंडीशन। ये एरोबिक कंडीशन क्या है, एनाएरोबिक कंडीशन क्या है? 2 कंडीशन होती है। एरोबिक कंडीशन का मतलब होता है वो बैक्टीरिया जिसे जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। एनाएरोबिक कंडीशन का मतलब होता है वो बैक्टीरिया जिसे जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि बिना ऑक्सीजन के वो जिंदा रहते हैं। अगर ऑक्सीजन आएगा तो वो मर जाएंगे, लेकिन ये एरोबिक कंडीशन हो गया। तो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द बायोलॉजिकल decomposition of sewage under aerobic condition. This amount of oxygen is known as BOD, biochemical oxygen demand. स्टैंडर्ड BOD इज गिवन एट 5 डेज, यानी कि जो BOD की वैल्यू ज्ञात किया जाता है वो 5 दिन की स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ फाइंड आउट किया जाता है। ध्यान रखना इस बात को। सीवेज सैंपल प्लस डिस्टिल्ड वाटर इन इंक्यूबेटर, किसी भी जार में हम क्या लेंगे, सीवेज सैंपल लेंगे थोड़ा सा और डिस्टिल वाटर लेंगे और इन दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे, 20 डिग्री टेम्परेचर पे सेट कर देंगे, ठीक है। इंक्यूबेटर में कितना टेम्परेचर लगा देंगे, 20 डिग्री लगा देंगे। और फिर कुछ टाइम के बाद पता करेंगे कि उस इंक्यूबेटर में वो जो जार है उसमें कितना ऑक्सीजन बचा है। यानी कि आप एक बात बताओ, डिस्टिल वाटर मिलाए थे तब ऑक्सीजन आप विंकलर मेथड से निकाल लिए थे, ठीक है। लेकिन जब सीवेज सैंपल में मिलाए तो इसके बैक्टीरिया इस ऑक्सीजन को ग्रहण किए और सीवेज के ऑर्गेनिक मैटर को क्या किए, डिकम्पोज कर दिए। तो जब डिकम्पोज कर दिए तो उनको डिकम्पोज करने के लिए भाई सीधी सी बात है, आप भी अगर कोई काम करोगे तो एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए आपको, तभी तो काम कर पाओगे। एनर्जी आपकी ख़त्म हो जाएगी तो कहोगे क्या भाई एनर्जी ख़त्म हो गई, अब मुझसे काम नहीं होगा। तो वही हाल इसमें भी होता है, ठीक है। तो BD एट 5 डेज पे कैसे निकालते हैं, देखना। DO इनिशियल माइनस DO फाइनल, DO इनिशियल माइनस DO फाइनल टू डाइल्यूट फैक्टर, तो स्टैंडर्ड थ्योरेटिकल है ये। BO अब BO इनिशियल क्या है, DO जाल्ब ऑक्सीजन जो स्टिल था उसमें कितनी जाल्ब ऑक्सीजन तो डिसऑर्डर सैंपल आने बाद जब ऑटोमेटिक तब कितना फाइनल में वो और डाइल्यूट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें चल जाएगा कि BOD 5 दिन में कितना आया, समझ गए। तो डाइल्यूशन फैक्टर देखो कैसे निकालते हैं, सीवेज सैंपल प्लस डाइल्यूटेड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर जो भी मिलाओगे, डिवाइड बाय सीवेज सैंपल, तो ये निकल के आ जाएगा आपका डाइल्यूशन फैक्टर की वैल्यू। इसको यहाँ पे रख दोगे तो यहाँ से आसानी से निकाल सकते हो। 5 नंबर में क्वेश्चन छोटा सा और इसके साथ थ्योरी लगा सकता है, इस तरह से पूछेगा, कहेगा BOD क्या है, राइट द डिफिनीशन ऑफ द BOD एंड कैलकुलेट द 5 डेज BOD फॉर गिवन डाइल्यूशन फैक्टर। तो इस तरह से क्वेश्चन बना सकता है। तो डाइल्यूशन फैक्टर निकालने का हमने तरीका भी बता दिया। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अब ये थ्योरेटिकल मेथड से था, ये डाइल्यूशन फैक्टर 5 दिन में निकाला जाता है। अब ग्राफिकल मेथड से या फिर कह सकते हैं कि एनालिटिकल मेथड से कैसे निकालेंगे वो आगे देखते हैं, ठीक है। देखो भाई, BOD इक्वेशन विथ कर्व के माध्यम से देखो BOD इक्वेशन कैसे एनालिसिस किया जाएगा ये मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात को, ठीक। तो BOD इक्वेशन आपने पीछे अभी क्या
पढ़ा कि बीओडी की जो वैल्यू है वो स्टैंडर्ड 5 डेज पे निकाली जाती है। वो तो आप निकाल लिए कि डीओ इनिशियल हो गया और माइनस डीओ फाइनल हो गया, और इसमें डाइल्यूशन फैक्टर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये निकल गया। ठीक, लेकिन हमें इक्वेशन फाइंड आउट अगर करना है, ये डेरिवेशन भी आ सकता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखना। ठीक, तो बीओडी इक्वेशन विथ कर्व के साथ कहते हैं। कर्व इसका कुछ इस प्रकार से बनता है, ध्यान रखना। एक तरफ होता है टाइम, बीओडी का कर्व है ये डेज में, एक तरफ होता है ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सीवेज, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सीवेज। ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सीवेज होता है, यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस प्रकार से, ध्यान रखना। ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से घटता चला जाता है, यानी कि ये ग्राफ देख करके आप ये बता सकते हो कि हमारे पास जब टाइम टी की वैल्यू 0 थी यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट पे, तो यहाँ पे मैक्सिमम ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, जब टाइम टी की वैल्यू 0 है तो इस पॉइंट पर रिप्रेजेंट करता है यल नॉट। ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट स्टेज का ग्राफ है, फर्स्ट स्टेज ऑफ बीओडी कर्व। अब फर्स्ट स्टेज का क्या मतलब है, फर्स्ट स्टेज का मतलब हो गया कि ट्रीटमेंट हमारा स्टार्ट हुआ है सीवेज का। तो एक बात बताओ, टाइम की वैल्यू आप थोड़ा सा बढ़ा दो, तो टाइम की वैल्यू आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लो, मान लेते हैं यहाँ टाइम टी है कुछ, तो टाइम टी है, तो इसको इस तरह से ये पॉइंट मिला के यहाँ पे एक बात बताओ, टाइम जैसे जैसे आपका बढ़ाते जाओगे तो ये कंपोजिशन की वैल्यू क्या हो रही है, घटती जा रही है। यानी कि ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सीवेज की वैल्यू क्या हो जा रही है, घटती जा रही, घटती जा रही, घटती जा रही। लेकिन एक समय के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि ऑर्गेनिक मैटर क्या हो जाएगा, अपने पास कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि सीवेज से ट्रीटमेंट जितना हो सका था आपने कर दिया कुछ टाइम या कुछ समय के बाद। ठीक है, अब वही टाइम लिमिट आपको कैलकुलेट करना होता है। तो इसका मतलब मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो रेट ऑफ बीओडी है, रेट ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीओडी रिमेनिंग एट टाइम। जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाते जाते हैं तो क्या होगा कि रेट ऑफ बीओडी की वैल्यू घटती चली जाती है। ठीक है, यही तो कहने का प्रयास है। इसका मतलब ये हुआ, डेरिवेशन में करवा रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि जो डी एल टी है, ये एल टी पॉइंट है एट ए टाइम ऑर्गेनिक मैटर, डी एल टी डिवाइड बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल टी। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम इसको देख रहे हैं तो इसकी वैल्यू रिमेनिंग एट ए टाइम क्या हो जा रही है, घटती चली जा रही है। तो यही तो हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लिख दिया इसको। अगर आप ये कांस्टेंट को हटाओगे तो भाई साहब इसको क्या लिख सकते हो, डी एल टी डिवाइड बाई डी टी, कांस्टेंट ठगाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के इंटू एल टी। अब माइनस ही क्यों आया, क्योंकि ये वैल्यू घट रही है, तो घट रही, डिक्रीजिंग आर्डर है, तो इसलिए हमने माइनस ले लिया है भाई साहब, इसलिए हमने क्या ले लिया, माइनस ले लिया। अब एल टी और एल टी को एक तरफ कर लो, तो डी एल टी डिवाइड बाई एल टी विथ रिस्पेक्ट टू एल टी, इसका क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे ना, एक समान हो जाएगा। तो अब माइनस के इंटू डी टी, तो इसका इंटीग्रेशन ले लो बोथ साइड में। तो जब बोथ साइड में आप इसका इंटीग्रेशन ले लोगे और इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन बहुत पड़ा होगा, ये लाग क्या बन जाएगा, बेस एल टी बन जाएगा, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, माइनस के विथ रिस्पेक्ट टू डी टी करोगे तो क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा सी। ध्यान रखना इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब हम इस इक्वेशन में इंटीग्रेशन करने के बाद बाउंड्री कंडीशन लगा देते हैं। बाउंड्री कंडीशन क्या लगा सकते हैं, एट इनिशियल पॉइंट टी बराबर 0, जब समय आपके पास जो था, स्टार्ट था, तो ये बराबर ऑर्गेनिक मैटर यानी कि अल्टीमेट बीओडी था। बीओडी की वैल्यू क्या थी अपने पास, जब टाइम 0 था तो बीओडी एट अल्टीमेट था, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर अपने पास अल्टीमेट पॉइंट पर था एक तरह से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एल टी बराबर एल नॉट के था, कब, जब टी बराबर 0 है। तो ये बाउंड्री कंडीशन हम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, यहाँ पे लिख देना कि अल्टीमेट बीओडी। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास क्या हो गई, बाउंड्री कंडीशन हो गई। अब किसी को पल्ले पढ़ रहा हो भाई, चाहे ना पढ़ रहा हो, लेकिन ये डेरिवेशन पूछा जाता है, उठा के पेपर देख लेना, पीछे आया हुआ है, रट लेना, चाहे जैसे करना समझ लेना, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक,
तो बाउंड्री कंडीशन हमने लगा दिया है इस इक्वेशन में। तो बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद अब देखो यहाँ टी की वैल्यू 0 रख दो। टी की वैल्यू जब 0 रखोगे यहाँ पे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लाग, ये हो जाएगा अपने पास टी बराबर 0 यहाँ पे रखोगे तो लाग यल नाट हो जाएगा। यल टी की जगह हम क्या लिख दें, यल नाट लिख देते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू टी बराबर यहाँ पे 0, तो ये हो जाएगा 0। क्या बचेगा अपने पास, सी बचेगा। तो सी की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया, सी बराबर लाग यल नाट लिख सकते हैं। अब इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट। सी की वैल्यू लाग यल नाट पुट कर दो इस इक्वेशन में, ठीक है। तो जब हम पुट करेंगे तो ये बन जाएगा लाग यल टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस लाग यल नाट, ये हमने पुट कर दिया। देखो अब यहाँ से थोड़ा सा आप अच्छांतर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा लाग यल टी डिवाइड बाई यल नाट को इधर कर लेते हैं भाई साहब, और माइनस के इंटू टी एक तरफ बचा, लाग यल टी बटे यल नाट। तो लाग लाग दोनों तरफ है तो हमने इधर डिवाइड में ले आया, ठीक है। इसको डिवाइड में क्यों ले आया, आएगा माइनस में, समझ लो इसको। ये इधर प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो लाग यम माइनस लाग यन, इसको क्या लिख सकते हो आप, लाग यम अपान यन लिख सकते हैं। ध्यान रखना इस बात को, हमने यहाँ से ये टर्म लिखा है, किसी को समझ में अगर ना आए तो, ठीक। तो लाग यम माइनस लाग यन, इसको इधर माइनस में आया फिर डिवाइड बाई ये लिख सकते हैं इस फॉर्म में हम इसको, ठीक है। अब लाग को कन्वर्ट कर दो, तो लाग को जब कन्वर्ट कर दोगे तो यल टी अपान यल नाट इज इक्वल टू हो जाएगा ई टू की पावर माइनस के इंटू टी। तो यल टी बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, यल नाट ई टू की पावर माइनस के इंटू टी। ये समीकरण याद रखना भाई, यही है अपने पास बी ओ डी रिमेनिंग एट टाइम टी, यानी कि बीओडी कितना निकाला आपने कुछ समय के बाद, ये निकाला आपने कुछ समय के बाद। यहाँ पे यल नाट क्या है, यल नाट है अल्टीमेट बीओडी, यल नाट क्या है, अल्टीमेट बीओडी, या फिर कह सकते हैं इनिशियल बीओडी। ये क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा। टी क्या है, टाइम पीरियड, डेज में, समझ गए इतना। टी क्या है अपने पास, टाइम पीरियड। यल टी कितने दिन में आप निकाल रहे हो, तो ये क्वेश्चन याद रखना। ये कैसे आया, हमने डेरिवेट करवा दिया आपको। इसका मतलब हम इसको अगर थ्योरी फॉर्म में लिखना चाहें तो ध्यान रखना, बीओडी कंज्यूम, बीओडी कंज्यूम एट एनी टाइम वाई टी इज इक्वल टू इनिशियल माइनस रिमेनिंग। तो इनिशियल यल नाट था, रिमेनिंग जो बचा हुआ होता है वो यल टी होता है, यल टी। तो इनिशियल में से यल टी को घटा दोगे अब, अगर रिमेनिंग का मतलब होता है कि ट्रीटमेंट के बाद जितना बचा हुआ है, ठीक है। तो इनिशियल में से अगर इसको घटा दोगे तो जो भी वैल्यू आती है उसे बोला जाता है बीओडी कंज्यूम एट एनी टाइम वाई टी। समझो इसको, सिंपल था एक ये सीवर का, ये सीवेज का सिंपल था, ठीक है। इसमें आपने एक डिस्टिल्ड वाटर मिलाया, तो डिस्टिल्ड वाटर में डीओ की वैल्यू मान लेते हैं, ये पता थी 20 ppm, ठीक है, 20 ppm। आपने इसको ले जा करके इसमें मिला दिया। अब हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होने लगा। बाद में आपने चेक किया कि इसमें 18 ppm बचा है डीओ की वैल्यू, ठीक है। तो आपने मिलाया था 20 ppm इनिशियल में, आपके पास बचा कितना, अब 18 बचा। तो कंज्यूम कितना हुआ, तो कंज्यूम 2 हुआ कि नहीं हुआ, 20 में से 18 घटा तो 2 का कंज्यूम हुआ अपने, इनिशियल माइनस रिमेनिंग पोर्शन। तो कंज्यूम कितना हुआ, उसी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो कंज्यूम को वाई टी से डिनोट करते हैं। तो वाई टी बराबर हम ये लिख सकते हैं यल नाट माइनस यल टी। अब अभी आपने यल टी की वैल्यू निकाला, तो वाई टी बराबर यल नाट माइनस यल नाट ई टू की पावर माइनस के इंटू टी। यल नाट को कॉमन ले लो, तो यल नाट को कॉमन ले लो, 1 माइनस ई टू की पावर माइनस के इंटू टी। ये क्या हो गया, वाई टी। कभी कभी ये फार्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब इस फार्मूले के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहेगा कि बीओडी कंज्यूम एट एनी टाइम,
तो BOD जब आपको कंज्यूम निकालना होता है तो इस फार्मूले पे रख के आसानी से निकाल सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन इसी फार्मूले के आधार पर बने हुए हैं, चेक कर लेना, जाके ट्राई कर लेना। ये कैसे फार्मूला आया हमने आपको बता दिया। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। इंस्टेंट में रिवीजन करवा रहा हूँ मैं यार, टाइम तो बचा नहीं है। ठीक, तो YT बराबर ये फार्मूला हो गया अपने पास। समझ गए इतनी चीज़ें। अगर हम इसे e⁻k को कन्वर्ट कर दें KD में तो हम इसे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, इस वाले फार्मूले को, यहाँ पे इस वाले फार्मूले को अगर e⁻k को कन्वर्ट कर दें KD में, क्योंकि आपके सारे फार्मूले KD में है, नहीं कि बेस E को आप 10 में कन्वर्ट कर दो। बेस जो E है हमारे पास, इसको अगर 10 में कन्वर्ट कर, देखो क्या लिख सकते हैं, T बराबर L0, बेस E को हटा दो तो बेस 10 जब लिखोगे तो यहाँ पे KD हो जाए तो T हो जाएगा। ठीक, जब बेस हमने E को हटा दिया, इसमें भी जब बेस E को हटाओगे तो YT बराबर क्या लिख सकते हो, L0 1 माइनस 10 टू की पावर माइनस KD इंटू T। हमने बेस E को हटा दिया, हमने बेस E को हटा दिया दोनों फार्मूले से, कुछ किया नहीं है। तो यहाँ पे KD बराबर क्या हो जाएगा, बेस की जो वैल्यू होती है 0.434 होती है, वो K फॉर्म में होती है। ये लो, तो कंफ्यूज नहीं होना, चाहे बेस E फॉर्म में पूछे चाहे बेस 10 फॉर्म में पूछे, दोनों में थोड़ा बेसिक डिफरेंस है, वो मैंने बता दिया कि क्या बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, आपको खुद ही पता चल जाएगा। क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट ऑर्गेनिक मैटर रिमेनिंग, ध्यान देना, टर्म को ध्यान देना, कैलकुलेट ऑर्गेनिक मैटर रिमेनिंग आफ्टर 4 days if initial concentration is 300 mg per liter, K की वैल्यू 0.3 पर डे। देखो आपको क्या दे रखा है, इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि L0 की वैल्यू, इनिशियल कंसंट्रेशन, मैं बार बार चिल्ला रहा था पीछे जब डेरिवेशन करवा रहा था, इनिशियल कंसंट्रेशन देखो L0 दे रखा है क्वेश्चन में, K की वैल्यू आपको दे रखा है 0.3 पर डे, दे रखा है कि नहीं दे रखा है, T की वैल्यू आपको दे रखा है 4 डेज दे रखा है। निकलवा क्या रहा है, कैलकुलेट ऑर्गेनिक मैटर रिमेनिंग मतलब बचा हुआ, रिमेनिंग मतलब बचा हुआ पोर्शन। तो आपको पता है LT बराबर L0 बेस E अगर रखोगे तो e⁻k इंटू T, या तो बेस E रखोगे तो इसमें रख लो, अगर आप बेस E नहीं रखना चाहे, बेस 10 रखना चाहते हो तो 10 के फॉर्म में रख दो। तो LT बराबर L0 बेस 10 की पावर माइनस KD इंटू T, ये था। चाहे इस फार्मूले में रख लो चाहे इस फार्मूले में रख लो, अगर इसमें रखोगे तो KD आपको निकालना पड़ेगा। KD बराबर हमने क्या बताया था, 0.434 इंटू K। अब K की वैल्यू ये दे रखा है आपको, यहाँ से KD निकाल लो, KD यहाँ से निकाल लोगे, T आपको पता है, L0 पता है, रख लो। या तो इस फार्मूले में रखना चाहो तो डायरेक्ट KLC से LT बराबर L0 कितना दे रखा है 300 इंटू E2 की पावर माइनस K की वैल्यू 0.3, T की वैल्यू 4, KLC से E2 की पावर, इसको सॉल्व कर लेना, डायरेक्ट सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 90.35 mg पर लीटर। कितना आसान है LT निकालना, रिमेनिंग बचा हुआ पोर्शन पूछा था आपसे, कितना आसान है छोटा सा फार्मूला, AKT एग्जाम में 2017-18 में पूछा गया था, 10 नंबर के क्वेश्चन था, है बेवकूफ़ वाला क्वेश्चन था, कितना आसानी से 10 नंबर। तो जो भी चीज़ें हमने पीछे पढ़ाया है ध्यान रखना इस बात को, मैं आगे चर्चा करूंगा और क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। इसमें इतना ही पढ़ते हैं, तो रिवाइज करें, चीज़ें अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में और क्वेश्चन के साथ। ओके बाय।